लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ इंडक्टर। इसमें हमने क्या क्या देख लिया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपने एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लगाया था, इसके कारण जो आपका करंट बना वो बन गया था आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। इसके बाद हम पॉइंट नोट करते हैं कि जो करंट है वो करंट आपका पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज से पीछे रहता है, लैग करता है पाई बाय 2 से। तो आप बोलेंगे आई लैग्स वी बाय पाई बाय 2। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं आई एवरेज इज 0। नेक्स्ट पी एवरेज इज ऑल्सो 0 और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या आपका, हाँ जी, हाँ, पी इंस्टेंटेनियस आपका आप लिखना चाहें लिख लें यहाँ पे, और उसका पी एवरेज 0 आया था। पी एवरेज का आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए, सिग्निफिकेंस क्या है। इसमें एक लास्ट पॉइंट जो रह गया था वो आप नोट डाउन कर लें, वो ये था, अगर मैं इन दोनों को V को और I को एक फेजर डायग्राम में शो करूं तो कैसे शो करूंगा। बताया था क्या, नहीं बताया था, बता दिया था, ठीक है। फिर से देख लेते हैं। आपका लेट से t इक्वल टू 0 पे वोल्टेज वाला जो वेक्टर है वो यहाँ पे है, और जो करंट वाला वेक्टर आप देखें वो पाई बाय 2 पीछे है, तो यहाँ कहीं है। जब टाइम बढ़ेगा तो दोनों वेक्टर्स रोटेट करेंगे, कीपिंग एंगल बिटवीन दैम कांस्टेंट पाई बाय 2। ये आपका फेजर डायग्राम है, ठीक बात है। आप देखें सेम सीक्वेंस हमने एसी वोल्टेज अप्लाइड टू रजिस्टर में की थी, वहाँ पे भी V लगाया था, I निकाला था, I वहाँ पे सेम फेज में आया था, I एवरेज 0 आया था, P एवरेज I M वी एम बाई 2 आया था, और आपका उसमें हमने आई आर एम एस और निकाला था, ठीक है। तो पैरेलली थर्ड टॉपिक भी ऐसा ही आपका जो हम आज कर रहे हैं वो है एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर। एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर। हाँ जी, आप लेट कैसे हैं? इनकी भी होती है, आपकी भी तो आपकी तो बायो की होती है। हाँ जी, सेम क्लास करके आए हैं आप सेम क्लास नहीं करके आए। देख लें भाई, यहाँ पे आपका रेजिस्टर या इंडक्टर की जगह कैपेसिटर लगा हुआ है, और आपका वोल्टेज का एक अल्टरनेटिंग सोर्स आपने यहाँ पे लगाया है, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। अगर अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि करंट टाइम के साथ कैसे बदलेगा, क्या उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनेगा। सेम लगाएंगे किरचॉफ लूप रूल, अप्लाइंग किरचॉफ लूप रूल। किसी टाइम t पर आप मान लीजिए कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो V प्लस V यहाँ से यहाँ लगाऊंगा मैं, तो प्लस V हो जाएगा। जब करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा तो यहाँ पे वो चार्ज ऐसे डिपॉजिट कर रहा होगा, ऐसे डिपॉजिट कर रहा होगा, तो फील्ड आपका ऐसे रहेगा, और फील्ड के अलोंग आपका पोटेंशियल घटता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस इज माइनस क्यू बाय सी इक्वल टू 0। यहाँ प्लस V हुआ, और यहाँ आपका माइनस क्यू बाई सी हो गया, और वो 0 आ गया। ये क्यू बाई सी कहाँ से आया? हाँ, Q इक्वल टू सी वी आपका जो रहता है वहाँ से आया है, ठीक है। अब V की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, V इज वी एम साइन ओमेगा टी माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू 0। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो Q को आप एक साइड ले आएँ, और Q बन जाएगा
Q will become C या वी एम सी साइन ओमेगा टी. वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर करंट. अब Q आ गया आपका. आप एक बात बताएं, जितना यहाँ पे Q डिपॉजिट होगा, रेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ Q विल बी नथिंग बट करंट. जितना करंट फ्लो कर रहा होगा वही तो आपका डी क्यू बाई डी टी होगा. डिफ्रेंशिएट कर दें इसको. डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड तो आपका वो I बन जाएगा सिंपली, और वी एम सी साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, और अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन ओमेगा, वो साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा. यहां तक ठीक है. इसको हल्का सा रीअरेंज कर रहा हूं. वी एम 1 बाय ओमेगा सी, जो सी ओमेगा ऊपर था वो मैं नीचे ले आया. क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था आपका जो आई एम बना था फर्स्ट केस में वो वी एम बाई आर बना था, सेकेंड केस में वी एम बाई ओमेगा एल बना था. तो यहाँ पे वी एम बाई में क्या आएगा वो निकालना चाह रहे थे, इसलिए आपका 1 बाई ओमेगा सी कर दिया. साथ में कोस ओमेगा टी के टर्म को मैं साइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पहले दो केसेस में भी हमने अगर v साइन का फंक्शन था तो i भी साइन का ही बनाया था. उसमें आपका फेज डिफरेंस कंपेयर करना आसान रहता है. इसको अगर साइन का बनाएंगे तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. इसको आप फर्दर लिख सकते हैं. आप बताएं, आपको डाउट है कि इससे कैसे बना, तो आप ये चेक कर लेंगे इससे वापस ये बन जाएगा क्या, साइन 90 प्लस थीटा इज कोस थीटा. साइन 90 प्लस थीटा इज कोस थीटा, आपका वैसा ही वही बन रहा है. उसके बाद आप लिखेंगे I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. ये आपका एक्सप्रेशन बन गया, जहाँ पे आप बोलेंगे कि आई एम इज वी एम बाय एक्स सी वेयर एक्स सी इज, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, वेयर एक्स सी इज 1 बाय ओमेगा सी. इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस. ये सही समय नहीं है पूछने का इस बात को, हो गए टेस्ट चेक. एक्स सी इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस होता है. ठीक है, इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस. यहाँ पे एक बात लिखनी रह गई, वो ये कि यहाँ पे जो आई एम है वो आपका वी एम बाई एक्स एल है, और एक्स एल क्या था यहाँ पे, एक्स इक्वल टू ओमेगा एल, जिसका नाम था इंडक्टिव रिएक्टेंस विच वॉज इक्विवेलेंट टू कैपेसिटेंस. आई एवरेज जीरो क्यों हुआ था? आई एवरेज जीरो इसलिए हुआ था क्योंकि आपका जो करंट का फंक्शन है कहाँ गया, ये रहा, वो सिंपल साइन का फंक्शन है. साइन का फंक्शन जब भी होगा वो तो ऊपर नीचे दोनों तरफ जाएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो रहेगा हमेशा. यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी बेटा. देखो हमने क्या किया, पहले वाले केस में वी एम बाई आर आया था, यहाँ पे सेकंड वाले केस में क्या आया, वी एम बाई ओमेगा एल. तो हमने चाहा कि अगर मैं इसको वैसा ही बनाना चाहूँगी वी एम बाई आर, जैसा एक रजिस्टर के केस में आर जो काम करता है, वो यहाँ पे इंडक्टर में अगर इक्विवेलेंट क्वांटिटी डिफाइन करना चाहें तो उसको मैंने बोला इंडक्टिव रिएक्टेंस, है ना, पैरेलल एनालॉजिकल टू आर. सिमिलरली यहाँ पे वी एम बाई आर की जगह 1 बाई ओमेगा सी आया है, तो आपका जो रेजिस्टेंस काम करता है वहाँ पे सिंपल सर्किट में, यहाँ पे आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस काम करता है, उसका नाम है एक्स सी,
वैल्यू है 1/ω c। लिख लें इसको फटाफट, ट्राई करें। π/2 माइनस थीटा अगर लिखेंगे, कहने का मतलब आप यहाँ पे करना चाह रहे हैं माइनस ओमेगा टी में छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप। क्यों करेंगे? हाँ नहीं कर तो सकते हैं, मतलब कहने का मतलब है आप कह रहे हैं कि करते हैं बात इसमें। बताएं क्या लिखें, आप बताएं। अब आप कह रहे हैं कि साइन ओमेगा टी माइनस π/2 कर दूं, ऐसा? साइन π/2 माइनस ओमेगा टी, आप कह रहे हैं कि इसको मैं लिख दूं साइन π/2 माइनस ओमेगा टी। साइन π/2 माइनस ओमेगा टी, देखो उसमें क्या दिक्कत आएगी, जब आप कंपेयर करेंगे तब दिक्कत आएगी। ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे देखो, पहले इस केस में बताओ आप कौन सा लीड कर रहा है। जो मैंने सोल्व किया आई लीड कर रहा है। अगर ऐसा लिखेंगे तो दोनों में t0 पुट कर दें, आप t0 पुट कर दें तब भी वही लीड कर रहा है। कर सकते हैं। स्टैंडर्ड तरीका वो है लिखने का, अगर वहाँ पर दिखता है कि वो π/2 ऐड हो रहा है उसके अंदर, है ना। तो वहाँ पे आपका आई आ गया, IM आ गया, XC हमने डिफाइन कर दिया। आप बताएं इस केस में I और V सेम फेज में है या अलग अलग फेज में है? अलग अलग फेज में। आप देखें किसी एक गिवन टाइम t पर दोनों का एंगल बराबर नहीं है, और कौन सा आगे रहेगा? हमेशा I आगे रहेगा। तो आप इसमें बोलेंगे कि I लीड्स V बाय π/2। I यहां लीड करेगा। I एवरेज कितना होगा? I एवरेज 0, बिकॉज सिंपल साइन फंक्शन बनाए, साइन फंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव करके 0 हो जाएगा। I एवरेज इज 0। P एवरेज निकालें, पहले आप P इंस्टांटेनियस लिखें और उसके बाद P एवरेज निकाल के बताएं। ऑलरेडी कर चुके हैं हम 2 बार। हाँ जी, किसका? अभी आएगा उसका यूज़, है ना। जब हम आगे सर्किट बढ़ाएंगे LCR, तब वो मैथमेटिक्स आसान करने में बेसिकली रोल है। हाँ जी, डन। बताएं P एवरेज कितना आया सक्षम? आप बता दें P इंस्टांटेनियस कैसे आएगा? P एट अ गिवन इंस्टांट, V इंटू आई। V कितना है? VM साइन ओमेगा T। I कितना है? IM साइन ओमेगा T प्लस π/2। उसको मैं क्या कोस ओमेगा टी लिख दूं? वही चीज़ है। तो आपका कोस ओमेगा टी हो गया। अब आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लें। VM IM बाय 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, क्या हो जाएगा ये? साइन 2 ओमेगा टी। VM IM बाय 2 साइन 2 ओमेगा टी। ये आपका साइन का सिंपल फंक्शन है, कोई स्क्वायर का टर्म नहीं है। तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा, इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया अंडर द कर्व विल बी 0। तो P एवरेज इज 0। यहाँ पे P एवरेज 0 का सिग्निफिकेंस क्या है वो समझना है।
देखें आप ध्यान से, अगर करंट ग्रो कर रहा होगा पहले साइकिल में, ये वो आपका वही वाला पार्ट आ गया है पी एवरेज का सिग्निफिकेंस। आप मान लो एक पार्ट में आपका करंट ग्रो कर रहा था, अगर करंट ग्रो कर रहा था तो वहां पे चार्ज डिपोजिशन हो रहा होगा लगातार, ठीक है। तो आपका बैटरी कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। जब करंट वापस घटना शुरू होगा तो इसका मतलब यहां से चार्ज घटना शुरू होगा, है ना। चार्ज घटना शुरू होगा तो आपका डिस्चार्ज करेगा। फर्स्ट 1/4 साइकिल में आपका कैपेसिटर चार्ज होगा, सेकेंड 1/4 में डिस्चार्ज होगा, थर्ड 1/4 में इट विल चार्ज बट इन अपोजिट डायरेक्शन, और फोर्थ 1/4 पार्ट में डिस्चार्ज। तो आप लिखें सिग्निफिकेंस ऑफ पी एवरेज इज दैट significance of P average equal to 0 is that in first 1/4 cycle capacitor get charged comma in second 1/4 cycle capacitor get discharged full stop. In third 1/4 cycle capacitor will get charged in reverse direction. Capacitor will get charged in reverse direction and last 1/4 cycle it again get discharged. In last 1/4 cycle capacitor get discharged. क्लियर है। तो हमने क्या कर लिया, AC वोल्टेज अप्लाइड टू अ रजिस्टर, AC वोल्टेज अप्लाइड टू अ इंडक्टर एंड AC वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर, तीनों आपके पैरेलल में हैं। अगर पैरेलल में आप याद इसको रिवाइज करेंगे तो बहुत आसानी से आप सब पॉइंट्स याद कर पाएंगे। इसका फेजर डायग्राम और बना लें एक बार। अगर फेजर डायग्राम बनाएंगे हाँ जी, मतलब बोर्ड्स में, हाँ डेफिनेटली यार आसान है, तो एक स्टेप का डेरिवेशन है। आई और वी देख लें यहाँ पे, आई वी कहाँ है, वी टी इक्वल टू 0 पे यहाँ रहेगा, ये वी है। आई कहाँ रहेगा, टी इक्वल टू 0 π/2 पे। ये आपका फेजर डायग्राम है। आई और वी ऐसे चलेंगे। अभी तक जब भी हमने फेजर डायग्राम बनाया तो ये हमने सर्कल्स ड्रॉ करे हैं, हम बिना सर्कल के भी ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपली आप क्या दिखाएंगे कि ये V है और ये I है ना। आगे बिना सर्कल के हम यूज़ करेंगे इनको। लिख लिया ये, हाँ जी कशिका। Next topic is AC voltage applied to a RL circuit। अभी तक आपने सिंपल R पे अप्लाई किया था,
सिंपल एल पे और सिंपल सी पे। अब जब आपके आर और एल सीरीज में लगे हुए हैं तब कैसे करेंगे वो देखेंगे। रेजिस्टेंस भी है, आपका अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज भी है, इसको आगे बढ़ाने से पहले एक बात बताएं आप, अगर मुझे दो चीजें ऐड करनी है, वी एम साइन ओमेगा टी, वी एम साइन ओमेगा टी π/6, ये दो चीजें ऐड करनी है। ऐड कर सकते हैं आप इसको, जो भी आपको मैथ्स का फॉर्मूला पता है इनको ऐड करके कोई एक सिंगल टर्म बना सकते हैं। बनाएं, करें ट्राई। π/6 यहाँ पे इनको ऐसे ऐड करना लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट फेजर डायग्राम को यूज़ करके हम इसको आसानी से ऐड कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दोनों को फेजर डायग्राम पर रिप्रेजेंट करूं, तो t इक्वल टू 0 पे ये यहाँ पे है, ये वाला अगर मैं लिखूं तो, या आप किसी, ये t इक्वल टू 0 पे था, किसी जनरल टाइम t पर ये वाला वेक्टर यहाँ पे है, और उसी टाइम पे वो वाला वेक्टर उससे π/6 आगे होगा, ऐसा। इन दोनों को ऐड करना है। क्या ये जो यहाँ पे क्वांटिटीज लिखी हुई हैं, ये इस वेक्टर का प्रोजेक्शन यहाँ पे है और ये इस वेक्टर का प्रोजेक्शन यहाँ पे है, ये दोनों घूमते रहेंगे, इनके प्रोजेक्शन ऐड होते रहेंगे। क्या मैं इन दोनों को वेक्टर क्वांटिटी मान के पहले इनको ऐड कर लूं? इनको ऐड करके जो भी वेक्टर आया उसका प्रोजेक्शन कैसे वेरी कर रहा है वो देख लूं, है ना? क्योंकि आपके अगर इनके प्रोजेक्शंस ऐड हो रहे हैं, इन इस वेक्टर के वर्टिकल कंपोनेंट्स ऐड हो रहे हैं, तो डेफिनेटली इनको ऐड करके प्रोजेक्शन आएगा वो भी सेम ही आएगा, ठीक है ना? तो यहाँ इन दोनों का जब आप ऐड करेंगे और ऐड करने पे जो आपका वेक्टर आएगा उसका जो प्रोजेक्शन आएगा, इट विल गिव यू सेम रिजल्ट। ये मैथमेटिक्स आगे यूज होगा, आप इसको लिख लें अपने वर्ड्स में कि इन दोनों को ऐड करना ऐसे सिंपल मैथमेटिक्स के फॉर्मूले यूज करके डिफिकल्ट है। आप लिख लें, अगर हेडिंग डालना चाहें तो नोट करके और लिखें, इट इज डिफिकल्ट टू ऐड दीज टू टर्म्स, इट इज डिफिकल्ट टू ऐड दीज टू टर्म्स but we can add easily by using phasor diagram. by using phasor diagram फिर आप यहाँ पे इसको फर्स्ट लिख लें, इसको सेकंड लिख लें, इस वाले को, इस वाले टर्म को आप यहाँ फर्स्ट बोल दें, इस वाले टर्म को यहाँ सेकंड बोल दें। फिर आप बोलेंगे फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट्स प्रोजेक्शन ऑफ, फर्स्ट टर्म लिख लिया, फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट्स प्रोजेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर ऑन वाई एक्सिस, फर्स्ट term represents projection of first vector on y-axis and second term represent
हाँ जी, फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट्स प्रोजेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर on y axis and second term represent projection of second vector on y axis. Basically we are adding projections of two vectors. ये भी आप लिख सकते हैं, बेसिकली वी आर एडिंग प्रोजेक्शंस ऑफ टू वेक्टर्स. फुल स्टॉप. if we add two vectors, if we add two vectors first, comma, projection of resultant vector will give us same result. Projection of resultant vector will give us same result. ठीक है इतना? ठीक है. अब आगे हम, जैसे हमने पहले 3 केसेस में मैथ सोल्व करके आई निकाला, यहां हम मैथ सोल्व करके आई निकालेंगे, फेजर डायग्राम यूज करके आई को निकालेंगे. बढ़े आगे. इस वोल्टेज सोर्स के कारण जो भी करंट बना, लेट से वो आई है एट गिवन इंस्टेंट टी. अब हम ऑलरेडी देख चुके हैं क्या, कि जो करंट होता है और जो वोल्टेज अक्रॉस आर होता है वी आर, हम ऑलरेडी देख चुके हैं क्या, कि जो करंट होता है, एक बात तो ये बताएं, ये दोनों सीरीज में हैं तो करंट सेम रहेगा. करंट सेम रहेगा. अगर करंट सेम रहेगा तो मैं ये बोल रहा हूं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर होता है और जो करंट होता है वो दोनों सेम फेज में होते हैं. हम ऑलरेडी देख चुके हैं. वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर एंड करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टर आर इन सेम फेज. एक बात. दूसरी बात, जो करंट है और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है वी एल, दे आर नॉट इन सेम फेज एंड करंट लैग्स बाय पाई बाय 2. क्लियर है इतना? रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या लिख लें आप चाहें तो, ये डायग्राम में आप आर एल के साथ वी आर और वी एल और बना लें. वी आर का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर एंड वी एल का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल. फिर आप लिख लें, वी ऑलरेडी नो दैट वी आर एंड आई विल बी इन सेम फेज. यहां पे जो पॉइंट आपको नोट करने हैं वो आप यहां पे लिख रहा हूं मैं. पहला, आई इज सेम through R and L. Second point, I and V are in same phase and I lags V L by pi by 2. इतनी बातें आपको क्लियर हैं. अब यहां पे मैं इसका आई निकालने के लिए अगर सिंपल किरचॉफ लूप रूल लगाऊं तो कैसा बनेगा? अप्लाइंग
किरचॉफ लूप रूल, यहां से यहां आपका प्लस वी इज नथिंग बट वी एम साइन ओमेगा टी माइनस आई इंटू आर एंड लास्ट माइनस एल डी आई बाय डी टी इक्वल टू 0। हालांकि आप इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सोल्व करके भी आई निकाल सकते हैं, बट उसको सोल्व करना डिफिकल्ट है। आप देखें लास्ट के दो केसेस, वहाँ पे दो ही टर्म्स थी, यहाँ पे एक में डी आई बाई डी टी है, एक में आई है। इंटीग्रेट करें, क्या करें, डिफ्रेंशिएट करें, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन आपकी क्लास 12 में नहीं आता है, तो इसको मैथमेटिकली सोल्व नहीं करेंगे आप, पर इसका मैथमेटिकल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो हम इसका आई निकालने के लिए हमने लास्ट के 3 केस में क्या किया है, वी एम गिवन है, आई निकाला है। यहाँ भी वी एम गिवन है, हम आई निकालना चाहते हैं, बट मैथमेटिकली इट इज़ डिफिकल्ट, तो हम इसको फेजर डायग्राम को यूज़ करके निकालेंगे। आप हाँ जी बोले, यहाँ पे मान लें, लेट से करंट को रिप्रेजेंट करने वाला जो फेजर डायग्राम में आपका वेक्टर है वो आई एम मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। आई एम इज वेक्टर रिप्रेजेंटिंग करंट ऑन फेजर डायग्राम। अब आपको पता है जो वी आर है, यहां पे मैं वी आर की मैक्सिमम वैल्यू ले रहा हूं, क्योंकि फेजर डायग्राम में आपको मैक्सिमम वैल्यू रिप्रेजेंट करनी होती है। दे आर इन सेम फेज, देयरफॉर उनका एरो एक साइड ही आ गया। अब बताएं आप, जो करंट है वो लैग करता है, ये जो करंट है ये लैग करता है किससे, वी एल से, तो आपका वी एल का फेजर कहां बनेगा, वी एल एम। अब यहां पे आप बताएं कि जो नेट वी बनना चाहिए, हमने अभी क्या किया था, हमने किया था कि अगर दो हमें वी ऐड करने हैं, अगर दो वी ऐड करने हैं, उनको ऐसे सिंपली ऐड करना मुश्किल है, ये दोनों उन रोटेटिंग वेक्टर्स का प्रोजेक्शन शो कर रहे थे, तो हम फेजर डायग्राम से उसको आसानी से ऐड कर पाते हैं। तो यहाँ पे मुझे नेट वी निकालना है, नेट वी हालांकि दे रखा है, पर इन दोनों के टर्म्स में जो नेट वी निकालना है वो क्या इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट का प्रोजेक्शन ले लूं। आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट नेट पोटेंशियल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ वी आर एम एंड वी एल, तो उन दोनों का रिजल्टेंट ले लूं, तो आप बोलेंगे दिस रिजल्टेंट वी इज इक्वल्स टू वी आर एम स्क्वायर वी, और ये आपका वी एम हो जाएगा वी आर एम स्क्वायर वी एल एम का स्क्वायर। बताएं ठीक लिखा है क्या, हाँ जी, हाँ अंडर रूट आएगा, अंडर रूट आएगा। इसके बाद क्या मैं ये बोल सकता हूं, ध्यान से देखें, अगर इसके अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इज वी आर एम एंड करंट की मैक्सिमम वैल्यू आई एम, तो वी आर एम इक्वल टू आई एम इंटू आर, वी आर एम इक्वल टू आई एम इंटू आर। बताएं सिमिलरली क्या वी एल एम इक्वल टू आई एम इंटू एक्स एल, वेयर एक्स एल इज इंडक्टिव रिएक्टेंस विच इज इक्विवेलेंट टू आर, आर के बराबर होती है। यहां पे इन दोनों वैल्यूज को आप ये इक्वेशन नंबर 1 मान लें, ये 2 मान लें, ये 3 मान लें, और इनको आप वापस यहां पुट करेंगे
तो वी एम बिकम्स, आई एम दोनों में आएगा, आई एम स्क्वायर आर स्क्वायर, आई एम स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर का अंडर रूट, आई एम कॉमन आ जाएगा बाहर, रूट हो गया आई एम हो जाएगा, आई एम इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज यहां पुट करनी है, 2 और 3 की वैल्यू आपको एक में पुट करनी है। ये आपका वी एम आ गया, आई एम बिकम्स वी एम बाई आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। इतना ठीक लिखा है। अब आप देखें जो आपका वी एम वैक्टर है वो ये रिजल्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे भी आप देखें जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा उतना ही यहाँ भी होगा, इतना यहाँ बढ़ेगा उतना वहाँ घटेगा, तभी ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब जो उन दोनों के अक्रॉस रिजल्टेंट बना है वो वही बनेगा, है ना। तो ये वाला वेक्टर आपका अप्लाइड जो सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग, लिख लें आप चाहें तो, दिस वेक्टर जो वी एम है एरो लगा के लिख लें, इट इज रिप्रेजेंटिंग पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ऑफ सोर्स। दिस वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग दिस वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ऑफ सोर्स। ठीक है, अब इस केस में आपको साफ साफ दिख रहा है हम निकाल क्या रहे हैं, हमें निकालना है आई। हमने आई एम की वैल्यू निकाल ली है ना, मैक्सिमम की। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, आई एम निकाल लिया। अब यहां साफ साफ दिख रहा है कि आई एम है वो लैग कर रहा है वी एम से बाय सम एंगल। अब वो एंगल निकाल लें, ठीक है। वो एंगल कैसे निकलेगा, आप देखें ये आपका क्या है, वी एल एम इज इक्वल्स टू, अभी हमने निकाला वी एल एम इज आई एम इंटू एक्सएल, और ये आपका जो वी आर एम है, वी आर एम इज आई एम इंटू आर। अभी निकाला ना हमने वहां पे, ये आपका आई एम इंटू एक्सएल है, ये आई एम इंटू आर है। अगर मैं tan फाई निकाल लूं बाय यूजिंग दिस ट्रायंगल तो कितना आएगा, हाँ जी, एक्सएल बाय आर। तो tan फाई इज एक्सएल बाय आर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा सीक्वेंस रिपीट कर रहा हूं एक बार। हम निकालना चाह रहे थे क्या, हमें सोर्स का वोल्टेज दे रखा था, हम करंट का एक्सप्रेशन निकालना चाह रहे हैं। सिंपली अगर मैं इसको किरचॉफ लूप रूल लगाऊं तो एक्सप्रेशन ये बनती है। इसको सोल्व करना मैथमेटिकली डिफिकल्ट है, इसलिए हमने क्या किया, फेजर डायग्राम से इसको करने की कोशिश करी। फिर हमने बात की कि यहाँ पे करंट दोनों में सेम है, करंट सेम है, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर जो होता है वो सेम फेज में होता है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल वो आपका π/2 से आगे होता है, पोटेंशियल आगे होता है, करंट पीछे होता है। ठीक बात। ये भारत में ये बड़ी मूर्खता है लोगों की कि ये समझ में नहीं आता है कि अगर कोई फ़ोन काट रहा है उसका मतलब होता है कि अगला व्यस्त है। मतलब सही में ना, हमारा देश बहुत बढ़िया तो है, पर समाज में कुछ ऐसी विकृतियां हैं कि लोगों को ना ऐसे लिटा लिटा के ना इतने बैंत मारने चाहिए, पूछो मत। तीसरी बार भी आ सकता है। मेरा भतीजा है वैसे, ये 10वीं क्लास में है, इसको जब डाउट आता है तब फ़ोन कर लेता है ये।
ठीक है, हम कहाँ बात कर रहे थे? हाँ, बात ये थी कि जो करंट है और वी आर है वो सेम फेज में है, और करंट और वी आर वी एल सेम फेज में नहीं है, वहाँ पे करंट पीछे है। तो इन तीनों को वी आर, वी एल और आई को अगर फेजर डायग्राम पे शो करें, तो यहाँ पे अगर आई एम शो किया है तो वी आर एम भी यहीं शो करना पड़ेगा, क्योंकि सेम फेज में है। और आपका अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस एल करेंगे तो वो करंट से पाई बाय 2 आगे होगा, करंट पीछे होगा। ठीक बात है। अब अभी अभी हमने देखा था कि दो साइन के फंक्शंस को ऐड करने के लिए हम पहले दो वेक्टर्स को ऐड कर लें, उसका प्रोजेक्शन देख लें, सेम बात है। तो वी एल एम और वी आर एम दोनों को ऐड किया और हमने ये बोला कि इन दोनों का एडिशन विल बी इक्विवेलेंट टू वी एम, क्योंकि यहाँ जितना बढ़ेगा वहाँ उतना घटेगा। तो इन दोनों का एडिशन करके ये वेक्टर आपका आ गया वी एल एम और वी आर एम का वी एम आ गया। वी एम का एडिशन हो गया वी आर एम स्क्वायर प्लस वी एल एम स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, कहाँ पे? यहाँ पे यार हम तो दो पोटेंशियल डिफरेंस जो कि आपस में पाई बाय 2 का जिनका फेज डिफरेंस है, उन दोनों को पहले ऐड कर रहे हैं, उसका जो प्रोजेक्शन आएगा वो आपका v बनेगा बेसिकली। ठीक है ना? वी आर एम क्या है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर। वी आर एम इज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर। तो अगर मैं आई एम इंटू आर कर दूं, मैक्सिमम करंट इंटू आर, तो दैट विल बी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। वी आर एम इज नथिंग बट आई एम इंटू आर, वी एल एम इक्वल टू आई एम इंटू एक्सएल। इनको दोनों को यहाँ पुट किया, आपका ये आ गया। यहाँ पे आई एम कॉमन निकाला तो आई एम की वैल्यू आ गई। फिर यहाँ पे दिख रहा है कि वी एम और आई एम के बीच में एक फेज डिफरेंस है, वो फाई निकालने के लिए क्या किया? इस ट्रायंगल को यूज़ किया। इस ट्रायंगल में ये आपका वी एल एम रिप्रेजेंट करता है ये वाली हाइट, तो वो आपका आई एम इंटू एक्सएल है। और ये वाले इस ट्रायंगल में ये वाली जो लेंथ है वो आई एम इंटू आर है, क्योंकि वी आर एम इज आई आर एम। जब tan फाई निकालना चाहा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आई एम अपॉन आई एम इंटू एक्सएल अपॉन आई एम इंटू आर। आई एम कटेगा, एक्सएल बाय आर आ जाएगा, तो tan फाई आ गया। अब देखें, अब तक जो हमने जितने एक्सप्रेशंस डिराइव किए हैं ये लिख लिया आपने साइड। अभी तक जो हम 3 डेरिवेशंस करे थे उसमें क्या था? v गिवन था वी एम साइन ओमेगा टी, और जो i आता है वो कुछ इस तरीके से होता है आई एम साइन ओमेगा टी, या तो सेम फेज में या फिर कोई फेज डिफरेंस, लेट्स से जनरल फेज डिफरेंस फाई, है ना? तो यहां भी जो आपको गिवन है सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस वो हमने वी एम माना और करंट ये मान लिया, और यहां पे आई एम कितना निकल के आया? आई एम की वैल्यू हमने निकाल ली, वो है वी एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर एंड फाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स एल बाय आर। तो हमने विदाउट डूइंग द कन्वेंशनल मैथमेटिक्स फेजर डायग्राम को यूज करके इस पोटेंशियल सोर्स का अगर पोटेंशियल डिफरेंस ये है तो उससे आई कितना बनेगा वो निकाल लिया है। यहां पे आप लिखेंगे क्या? आई लेग्स वी बाय अ फेज डिफरेंस फाई, वेयर फाई इज गिवन बाय दिस। यहां पे एक टर्म और डिफाइन करेंगे, जो आई एम है वो वी एम बाय जेड है, जहां पे z क्या है? z इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर,
और इस Z को बोलते हैं इम्पीडेंस। Z है, Z फॉर जेब्रा। हाँ जी, अच्छा बस मैंने ये लीजिए, अब सेम है, सेम है, डिफरेंस नहीं है। ये कैसे पता लगा? आप देखिए यहाँ पे डायग्राम में वी एम और वी आर एम और वी एल एम का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ आएगा तो उससे पीछे ही है वो। इम्पीडेंस आपका आरएल सर्किट का रेजिस्टेंस है बेसिकली। जैसे आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस था, यहाँ पे उसका नाम हो गया इम्पीडेंस, जेड नाम है उसका, वो रेजिस्टेंस की तरह ही बिहेव करेगा। कुछ पूछना चाह रहे हैं? इतना ही करें? ठीक है, थैंक यू।